पहले बाप आता है या बेटा? हाँ, पहले बाप आता है या बेटा? तो पहले बाप आते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है बाप। इलेक्ट्रॉन क्या है? बाप है। और जो करंट है, अरे यार करंट क्या है? ये तो बेटा है ना, है ना। ये देखिए आप, ये खींच लिए। अगर इसी को मैं इतना इतना दूर रखूँ तो क्या खींच पा रहा है? नहीं खींच पा रहा है। गिरा दूँ तो नीचे गिर जाएगी, है ना। रिमोट रखी हुई वो भी टूट जाएगी, ठीक है ना। इतना पास ला रहा हूँ तो ये अपने आप खींच ले रही है, अपने आप खींच ले रही है, अपने आप खींच ले रही है। पता है आपको एटम किसको कहते हैं? इस धरती का कोई भी वस्तु, इस धरती का कोई भी सामान, कोई भी चीज़ अगर बना हुआ है तो वो है एटम से ही मिलकर के बना हुआ है। इसको हम कहते हैं एटम। यानी कि इस जहां में जो भी चीज़ है वो किससे मिल करके बना हुआ है? वो एटम से ही मिल करके बना हुआ है, जिसको हम परमाणु संरचना कहते हैं। तो परमाणु का जो संरचना होता है, एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और एटम के बारे में किसने बताया हमें? भाई हमें तो कुछ पता नहीं था कि एटम क्या चीज होती है। तो एटम के बारे में किसने अपना डिस्कवरी दिया? एटम को अलग अलग तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवरी दिया। और इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसके बारे में किसने बताया, किसने खोज किया? ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछली सेशन में, पिछले क्लास में। अगर आपने ये क्लास नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये परमाणु की जो संरचना है, क्लास नंबर फर्स्ट हमारी है, इसको हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है और सारी चीज़ों को इसमें हमने पढ़ा हुआ है ना। हर चीज़ को इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि जैसा कि आपका डाल्टन का डिस्कवरी हमने देखा, इलेक्ट्रॉन का देखा, प्रोटॉन का देखा, न्यूट्रॉन का देखा, और एटॉमिक मॉडल अलग अलग दिए गए, है ना। थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, नील बोहर के द्वारा, ये सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है ना। ये रहा डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, ये रहा डिस्कवरी ऑफ जे थॉमसन, और ये रहा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रहा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन ने, है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसको भी हमने डिटेल से देखा है। और इलेक्ट्रॉन का जो विशेषताएं होती हैं वो सब कुछ हमने पढ़ा, जो आपके एग्जाम में आता है उसको हमने सब कुछ कवर किया है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को हमने बेसिकली समझा हुआ है। इसके बाद प्रोटॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनकी जो विशेषताएं होती हैं, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है ना, वजन कितना होता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। इसी के साथ में देखिए अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हमने देखिए मैं आपको ये भी चीज़ें पढ़ाया हूँ कि किस, है ना, मैंने आपको ये भी पढ़ाया हूँ कि किस एलिमेंट का कितना होता है मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है ना। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, है ना। हाय हेलो लिसन, ये सारा ट्रिक के साथ मैंने आपको समझा दिया है। तो अब देखिए हमारा जो क्लास शुरू होने जा रहा है वो परमाणु संरचना का दूसरी क्लास है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम जो भी पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और जो भी हम पढ़ाएंगे उसका आपको पीडीएफ भी देंगे। तो पीडीएफ ये टेलीग्राम देगा आपको। और शुरू करते हैं अपने इस आज के लेक्चर को। देखिए क्या है कि एटम के बारे में डिस्कवरी बहुत साइंटिस्ट ने दिया, है ना। थॉमसन ने दिया, नील बोहर ने दिया, इसके अलावा भी कुछ और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया। अब इतने साइंटिस्ट ने एटम के बारे में बताया, कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक ने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, कुछ ने बताया प्रोटॉन के बारे में, कुछ ने बताया न्यूट्रॉन के बारे में। तो दिमाग में इतना भसड़ मच चुका है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई हम याद कैसे करें। तो आपके लिए एक चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट की मदद से आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब मेरे पास है 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन का मतलब 2 ट्रिक है मेरे पास इसको याद कराने के लिए, है ना, कि डाल्टन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने क्या किया, थॉमसन का क्या कहानी है, रदरफोर्ड जी की क्या कहानी है, बोहर, चैडविक, बरी, इनकी क्या क्या कहानियां हैं। तो इसको बताने के लिए, याद दिलाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ट्रिक है जो थोड़ा सा टफ है, दूसरा ट्रिक है बहुत ही आसान है। तो दूसरे को हम पकड़ते हैं। जो दूसरा वाला है ये है, इसको याद करने का जो तरीका है वो है ईंट पर नाचे राम। ईंट पर नाचे राम, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, ईंट पर नाचे राम ये आपका क्या है, ट्रिक है। इसमें थोड़ा और दूर दूर मैं लिख रहा हूं, है ना। ईंट पर नाचे राम, देखिए यहां से हो जाएगी ईंट, यहां पर हो जाएगी पर,
और यहाँ नाचे और ये है राम, है ना। यानी कि हमारे राम जी कहाँ नाच रहे हैं, ईंट पर नाच रहे हैं, ठीक है। तो ई से क्या हो जाएगी, ई से हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन, है ना। ई से क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन। ट से किसने खोज किया, जे थॉमसन ने, है ना, जे थॉमसन ने इनका खोज किया। ईंट पर नाचे राम से ईंट जो है ई से हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन, और ट से हो जाएगा जे थॉमसन, ठीक है ना। ये इनके खोज करता है और किसका खोज किया, है ना, किस कण का खोज किया, वो ये कण है। प से हो जाएगा प्रोटॉन, प से क्या हो जाएगी प्रोटॉन, और र से हो जाएगा रदरफोर्ड, र से क्या हो गया रदरफोर्ड, है ना। बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं आप। न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, न से हो गया आपका न्यूट्रॉन, और च से हो गया चैडविक, क्या हो गया चैडविक। और रस राम से क्या होगा, र से होगा, म से तो देखिए मैडम क्यूरी होता है, म से क्या हो गया मैडम क्यूरी, और र से क्या हो गया रेडियो, र से क्या हो गया रेडियो। तो साथ में आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, है ना। ईंट पर नाचे राम, दोबारा सुनिए, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ट से हो जाएगा जे थॉमसन, है ना, और पी से हो जाएगा प्रोटॉन, र से हो जाएगा रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, र से रेडियो, म से मैडम क्यूरी। ये हमारा दूसरा ट्रिक है जो सबसे आसान है और आपको भी बहुत कम समय में याद हो जाएगा, बहुत ही कम समय में याद हो जाएगा। बाकी ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस चेक पॉइंट को लाया, और आप अपने तरीके से जैसे भी याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। कि भाई डाल्टन ने किसके बारे में बताया, डाल्टन ने एटम के बारे में बताया कि एटम जो है ना उसको हम नहीं तोड़ सकते, एटम का कोई छोटा रूप नहीं होता, उसको और ज़्यादा हम विभाज्य नहीं कर सकते। वो कैसा कण है, एक अविभाज्य कण होता है। किसने बताया, डाल्टन ने बताया। गोल्डस्टीन ने किसके बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में, है ना। गोल्डस्टीन प्रोटॉन के बारे में बताया, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और लिखा रहा हूँ, रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोजकर्ता जिसको हम आविष्कारक कहते हैं वो कौन है, वो है गोल्डस्टीन, लेकिन इनका नामकरण जो करते हैं ना उनका नाम है रदरफोर्ड, ठीक है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, और फिर प्लम पुडिंग मॉडल का इन्होंने एक अपना डिस्कवरी रखा, इन्होंने एक अपना रिसर्च किया कि भाई एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो दिखते कैसे हैं और वो होते कहाँ पर हैं, है ना। बेसिकली इन्होंने बताया था थॉमसन ने। रदरफोर्ड जो होता है ये स्वर्ण फॉल प्रयोग द्वारा, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना कि गोल्ड फॉइल का प्रयोग करके इन्होंने रदरफोर्ड ने एक डिस्कवरी दिया था, जिसको भी हमने भी डिटेल से देखा है। बोहर ने किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर जो एटम्स ऑर्बिटल होते हैं वहां पर व्यवस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि डाल्टन ने सिर्फ ये बताया कि भाई एटम चीज होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनके इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया, बोले नहीं सर इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो बोहर आए, बोहर ने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रहते कहाँ हैं। हर किसी का अपना एक सर के ऊपर छत होता है ना रहने का, तो कहां पर रहते हैं, तो वो रहते हैं ऑर्बिटल में, कक्षा में, बोहर ने बताया, ठीक है। बरी ने भी इसके बारे में कुछ और दिया, और फिर चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के पर्पज से डिजाइन किया गया, काफी मेहनत के साथ, है ना। तो आपसे मेरा एक ही गुजारिश है, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों, कि जितना मेहनत मैं आपके साथ साथ कर रहा हूं आपको भी उतना ही मेहनत करना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो जाए कि आपका एग्जाम कल हो और आज आप मेहनत करना चालू करें, इससे कुछ नहीं हो सकता, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। सरकार बदलने के लिए भी 5 साल का समय चाहिए, है ना। 5 साल बाद ही सरकार बदलती है ना, कि डेली सरकार बदल जाती, तो 5 साल बाद सरकार बदलती है, और सरकार अपना सत्ता जमाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, बस वही चीज आपको भी करते रहना है। देखिए अब क्या है कि हमने एटम के बारे में खूब पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं सब कुछ हमने देख लिया। अब बारी किसकी है, अब बारी देखिए है आपके एक परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। यानी कि जैसे कि ये आपका देखिए ये क्या है, ये एटम है ना, ये एटम के अंदर का पार्ट है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ क्या है ऑर्बिटल है,
क्या है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से कक्षाएं हैं, ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल के अंदर क्या रहते हैं, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए इसमें क्या रहेंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे पता चलेगा, है ना। और ये जो ऑर्बिटल है, ये जो कक्षा है, इनका नाम क्या होगा, ये सब कुछ पढ़ेंगे आप कि एक एटम के, एक परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा। ठीक है, देखिए बोहर और बरी के द्वारा जो बताया गया वो बात मैं आपको बता रहा हूं कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी सिस्टम तब सबसे अधिक स्थिर होता है जब उसमें न्यूनतम ऊर्जा होती है। यानी कि स्थिर का मतलब क्या होता है कि स्टेबल होना। आप किस लिए अभी मेहनत कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं, मैं भी स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहा हूं। कोई भी दुनिया में क्यों मेहनत करता है ना। एक गधा क्यों अपने पीठ पर इतना वजन लेकर के चलता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए, और उसकी स्टेबिलिटी क्या है कि जब वो काम करेगा तो उसका मालिक उसको खाना देगा, है ना, उसको भोजन प्राप्त होगा। ठीक है, तो कोई भी इस दुनिया में अगर कुछ भी कर रहा है तो वो स्टेबिलिटी के लिए ही कर रहा है। ठीक है ना। अगर आर्मी जवान हमारे जो देश की रक्षा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि अपने इंडिया की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, स्थिरता प्रदान करने के लिए। तो वही भी बताया जा रहा है कि कोई भी एटम है, कोई भी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, एटम। कोई भी एटम सबसे अधिक स्थिर तब होता है जब उसमें ऊर्जा कैसी होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है, यानी कि जो एनर्जी लेवल है वो कम से कम होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तरों पर कब्जा कर लेते हैं। निम्न ऊर्जा स्तरों का मतलब क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तरों का मतलब होता है कि जो नाभिक के सबसे पहले जो कक्षा है, अब नाभिक के सबसे पहले कक्षा कौन है, ये अगर इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3, तो नाभिक जो है, नाभिक के सबसे पहले सबसे पास में जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, वो नंबर 1 है, 1 नंबर वाला है। तो इसमें एनर्जी लेवल कैसा होगा, सबसे कम होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर जाते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कहां पर, यहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर जाएंगे। 3 नंबर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे, सबसे पहले कहां जाएंगे, वो जाएंगे यहां पर कक्षा नंबर 1 में। ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। इससे परमाणु अधिक स्थिर हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए हमें। अब के सबसे पहले, है ना, कम ऊर्जा स्तर पर होता है, इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के को भरते हैं। अब इसका नामकरण भी किया गया है ना। इसको नंबर तो हम नहीं कह सकते ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये क्या ही चीज है ना, इससे समझ में नहीं आता। हर चीज का अपना एक नाम होता है, कुत्ता बिल्ली का भी अपना नाम होता है, इंसान का तो छोड़िए। तो वैसे ही ये एक क्या है, ये एक परमाणु है, ये एक क्या है, ये एक परमाणु है। और परमाणु के अंदर जो होती है इसको हम कहते हैं नाभिक। ये क्या है, ये नाभिक है। और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर जो एक लेयर बनी होती है उसको हम कहते हैं कक्षा, ऑर्बिट। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट, है ना। हिंदी में कहते हैं कक्षा। हिंदी में क्या कही जाती है, हिंदी में इसको कही जाती है कक्षा। इस कक्षा का अपना एक नाम होता है। जो नाभिक के सबसे पहले, सबसे नजदीक वाली जो कक्षा होती है इसको हम कहते हैं के, उसके बाद L, उसके बाद M, इसी प्रकार से N O P Q R S T ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना। तो हम ऐसा क्यों इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले के वाले सेल में भरते हैं, इसलिए क्योंकि परमाणु में स्टेबिलिटी रहे, परमाणु में स्थिरता प्रदान रहे। ठीक है ना, ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने आगे थोड़ा सा बढ़ा तो हमें क्या मिलता है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में कैसे वितरित होते हैं। अब हम तो जान गए, हम क्या जान गए भाई, हमें ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में रहते हैं, यानी कि सेल कक्षा में रहते हैं। और सबसे पहले किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो आते हैं के कक्षा में, फिर L में, फिर M में। ये तो हमने सीख लिया, लेकिन इसका विभाजन कैसे किया जाए। मान लीजिए कि हमें पता है कि एक एल्यूमिनियम जो होता है पदार्थ, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम होता है इसका कितना होता, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 13, है ना, 13। तो मान लीजिए कि 13 इलेक्ट्रॉन है, तो
13 का 13 इलेक्ट्रॉन तो हम पहली कक्षा में भर नहीं सकते, है ना। उसका भी एक रूल है जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका वितरण कैसे किया जाए, यानी कि इस 13 इलेक्ट्रॉन को हम अलग अलग कक्षा में, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ये कैसे पता चलेगा। इसको समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए, बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिए कि जो विभिन्न कक्षाएं हैं, विभिन्न कक्षाएं का मतलब किससे है, विभिन्न कक्षाएं का मतलब इससे है कि आप ये देखिए, ये है विभिन्न कक्षाएं, है ना। ये देखिए, ये है आपका K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा, O कक्षा। इसको सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। K L M N O अलग अलग हो गया, ठीक है। इसी की बात यहाँ पर कही जा रही है, इसी की बात कही जा रही है कि विभिन्न कक्षाओं में कैसे वितरित होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब उसको समझिए कि प्रत्येक परमाणु जो होता है सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है। सामान्य अवस्था का मतलब क्या हो गया, जितने एक परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर कोई परमाणु है, मान लीजिए कोई एटम है, ये एक परमाणु है ना, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन यानी कि जितने प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, उतना ही माइनस चार्ज होगा। माइनस चार्ज किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, भूल तो नहीं गए, इलेक्ट्रॉन के अंदर माइनस चार्ज होता है। और प्रोटॉन किसके अंदर होता है, प्रोटॉन के अंदर कौन सी चार्ज, तो वो प्लस चार्ज होता है। तो कोई सा भी एक एटम है, गांठ बांध लीजिए कि अगर कोई एटम है उसके अंदर जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही प्लस चार्ज होगा। तो बचेगा क्या, बचेगा ठेंगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा, जीरो, जीरो चार्ज, जीरो कूलाम का चार्ज। तो एटम के अंदर जो एटम होता है ये सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है, यानी कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके अंदर कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। किस अवस्था में भाई, सामान्य अवस्था में दोस्तों, सामान्य अवस्था में, है ना। क्यों नहीं होता भाई, रीजन तो हमें बताओ। तो सुनो यार, रीजन ये है कि उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है मेरे भाई। बड़ा आसान है, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, जितने न्यूट्रॉन उतने प्रोटॉन, बस बात खत्म, गेम ओवर। अतः परमाणु में कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के तुल्य होता है, इसीलिए सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एक एटम के अंदर कैसा आवेश होता है सामान्य स्थिति में, तो आपको क्या जवाब देना है कि सर आपको याद करना है सर ने क्या बताया था, है ना, सर ने क्या बताया था, क्या बताया था कि हाँ जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं। बस आंख बंद कर लेना 2 सेकेंड के लिए, सब कुछ याद आ जाएगा कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं और कुल मिलाकर के जीरो चार्ज हो जाता है। इसलिए सामान्य अवस्था में एक परमाणु के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। बोलो समझ में आया या नहीं, हाथ खड़े करके बताओ भाई, समझ में आया हो तो लाइक जरूर सेशन को करिएगा। देखिए अब क्या है कि हम एक चीज हमें पता चल गया। क्या चीज पता चल गया भाई, हमें यह पता चला कि एक एटम है, एक परमाणु है, उस परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन भी बैठा है और न्यूट्रॉन भी बैठा है। आप यूं समझिए कि परमाणु सबका बाप है। परमाणु क्या है, बाप है। उसके 3 बच्चे हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम है प्रोटॉन और तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये तो भाई एक बॉन्ड बना करके नाभिक में बैठे हुए हैं, व्यवस्थित है, ये घूम नहीं रहे। घूम कौन रहा है ना, घूम कौन रहा है, पागलपंती कौन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, हम जान गए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट का नाम भी हमने पढ़ लिया और किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, कि देखिए कि किस ऑर्बिट में, है ना, कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें कैसे पता चलेगा। इसके 3 नियम हैं। कितने नियम, 3 नियम है। तीनों नियम आपको ध्यान रखना होगा। देखिए तीनों नियम आपको याद रखना होगा कि जैसे कि ये देखिए, ये अलग अलग क्या है, अलग अलग कक्षा है। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसा थोड़ी हम मनमर्जी का भर देंगे, है ना, घर की खेती थोड़ी है। इसको हम नियम से पढ़ रहे हैं, नियम से पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि किसी भी ऑर्बिट में कितने भी इलेक्ट्रॉन बैठा दो, है ना, बाप का राज थोड़ी चल रहा है किसी के। आपको समझना होगा। समझने के लिए हम 3 पॉइंट आपके सामने पेश करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लो सुन लो।
पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है कि किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कैसे पता करेंगे भाई, उसके द्वारा एक सूत्र के द्वारा पता करेंगे 2n², है ना, 2n²। इसके द्वारा हम पता कर लेंगे कि K सेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, L में कितना होता है, M में कितना भरेंगे, है ना, उसके बाद कितना भरेंगे, ठीक है ना, कितना भरेंगे, ठीक है। तो जहां इसमें जो n है ये क्या है कि जो ऊर्जा स्तर की कक्षा है, जैसे कि K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा, O कक्षा, ये जो K L M N कर रहे हैं ना, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, n कर रहा है। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल नेम, नंबर ऑफ ऑर्बिटल संख्या, नंबर ऑर्बिटल नंबर, यानी कि कक्षा का संख्या n बता रहा है, ठीक है ना, जैसे कि 1 2 3। इसलिए विभिन्न सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार है ना। अधिकतम संख्या निम्नानुसार का मतलब कि जैसे कि K में कितना होता है 2, L में 8, M में 18 और O में 32, है ना। O में कितना होता है 32, 1 2 3 4, 4 चौ 16, सॉरी 4 चौ 16, 16 दूना 32, 32। अब कैसे पता चला, कैसे पता चला K में 2 है, L में 8 है, M में 18 है, O में 32 है, कैसे पता? मैं कोई जादूगर हूँ? मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा शिक्षक हूँ। कैसे पता चला? इस फॉर्मूला के जरिए पता चला, है ना, इस फॉर्मूला के जरिए पता चला, ठीक है। देखिए ये आपने पढ़ लिया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो कैसे पता चलेगा, वो 2n² से पता चलेगा, ठीक है सर। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में सर आपकी बिल्कुल आ गई, है ना। दिल में उतार दूंगा, आपको हर कंटेंट अपना आपके दिल में झोंक दूंगा दोस्तों। बस आप सुनते रहना मेरी बातों को, और नोटबुक लेकर के बैठना, है ना। यहाँ पर भंडारा नहीं चल रहा है, ठीक है ना, भंडारा नहीं चल रहा है कि थाली भी वही देगा और रोटी भी वही देगा, ठीक है ना। यहाँ थाली और रोटी खुद को ही लाना पड़ेगा, तभी भोजन मिलेगा, तभी पेट के अंदर खाना जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि किस ऑर्बिट में, यानी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कैसे पता चलेगा, 2n² से पता चलेगा। सबसे बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। सबसे बाहरी कोष मतलब क्या हो गया सर? सबसे बाहरी कोष का मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट जो सबसे बाहर वाली ये है, जो सबसे बाहर वाली सेल है, जो सबसे बाहर वाली, जो नाभिक के सबसे दूर है कक्षा, उसको हम क्या कहते हैं, आउटर सेल कहते हैं, उसको हम आउटर सेल कहते हैं। और इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। क्या मजाक है यार, कुछ भी कह देते हैं आप, मतलब 8 सेल 2 सेल क्या है ये, मतलब लगा क्या रखा है ना। लेकिन मेरा नहीं, ये बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा है कि भाई जो नाभिक के सबसे दूर जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, कहाँ गया, रुकिए, ये रहा 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ना 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 ना, 8 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है ना, 8 से ज़्यादा इसमें नहीं हो सकते। और क्या बात कहा जा रहा है उसको भी सुन लीजिए। जबकि दूसरे अंतिम कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, भले ही उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता हो, भले ही उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की लेकिन गलत बात, हाँ सही बात है। 8 सबसे बाहरी कोष में 8 और जबकि दूसरे अंतिम कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, भले ही उनमें अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या रखने की क्षमता हो। कहने का मतलब ये है कि 8 से अधिक आप नहीं रख सकते, और जो सबसे ज़्यादा अगर आप रख सकते हैं वो है 18, है ना, वो है 18। मान लीजिए कोई एक ऐसा पदार्थ है, कोई एक ऐसा वस्तु है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 1000, कितना हो, 1000 हो। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 2 8 18 36, है ना, तो आप इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भर सकते हैं, भले ही उसमें 18 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। कहने का मतलब ये है। पॉइंट नंबर 2 है ना, आप अपनी मन मर्जी से नहीं भर सकते। पहला तो जान गए कि किस में कितना भरना है, ये कैसे पता चलेगा, 2n² से पता चलेगा। और दूसरा रूल क्या कह रहा है कि भाई 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी पता चल गया। और तीसरा कि सबसे बाहरी सेल 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, और अंतिम से पहले वाला सेल 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, जब तक कि पूर्ववर्ती आंतरिक सेल, है ना, 2n² नियम का पालन करते हुए पूरी तरह से भरा ना हो। पॉइंट नंबर
पॉइंट नंबर फर्स्ट से थर्ड तक एक शब्दों में सुन लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये बताता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 2n स्क्वायर से डिसाइड होगा। और दूसरा बोल रहा है कि भाई सबसे आउटर लेयर में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और तीसरा नियम बता रहा है कि सबसे जो नाभिक के पास वाला जो कक्षा होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। ये बात कही जा रही है। तो ये इससे आपने समझ लिया कि ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में कैसे वितरित होते हैं ये भी आपने देख लिया कि भाई 2n स्क्वायर से वितरित होते हैं, और कैसे कैसे किसमें कितना भरना है वो भी आपने जान लिया। अब आ जाइए सर संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरफ। क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन? एक होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले समझिए। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है? 13। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 है। ये 13 इलेक्ट्रॉन आप समझिए, 13 क्या समझिए? इलेक्ट्रॉन समझिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है कि अलग अलग कक्षा में भरना है। तो कैसे भरेंगे? हम इसको भरेंगे पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, चीज़ आपको क्या नहीं बताया, वो ये बताया नहीं आपको कि यहाँ पर बता देता हूँ ना, नहीं इस पे देख लीजिए या फिर इस पे देखिए। देखिए जो K है ना, जो सबसे पहले वाला है वो K है, उसका नंबर 1 होता है। L को हम 2 मानते हैं, M को 3, KLM, N को 4 और O को 5। इसी प्रकार से हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। इसको समझिए। इसके बाद अगर हम 2n स्क्वायर इस फॉर्मूला का यूज करके हम सबसे अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए 2n जो है नंबर ऑफ सेल है, K सेल का हम निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, है ना। कितना हो गया? 2 1 कम 2। फिर 2 नंबर ऑफ सेल यानी कि दूसरे नंबर वाले सेल, और दूसरा नंबर का सेल कौन है? L है। तो L कितना है? दूसरे नंबर पर है तो 2 स्क्वायर कर दिए, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है ना। तीसरा का ऐसे ही कर देंगे हम, सॉरी ये 2 ही होगा ना, 2 गुणे 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 त्रिकाई 9 दूना 18, और ये हो गया 2 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौ 16 दूना 32, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 18, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का विभाजन कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखिए फाइनली अभी मैं विभाजन कर रहा हूं। 13 इलेक्ट्रॉन है अगर एल्यूमिनियम के अंदर, आपको ऐसा मानना है, तो इसको हम कैसे कैसे अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करेंगे। 2 यानी कि K में कितना हो जाएगा? K ऑर्बिटल में 2 हो जाएगा, L में 18 और M में कितना हो जाएगा? कितना बचा? 8 2 10 3 बच गया, है ना। पूरा 13 हो गया। तो ये जो आपको ये M वाला जो कक्षा है, ये नाभिक के सबसे दूर वाला कक्षा है, नाभिक के सबसे आउटर लेयर वाला कक्षा है। और आउटर लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अभी मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको ये बताया कि जो नाभिक के सबसे आउटर लेयर पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कितना हो सकते हैं? 8 से अधिक नहीं हो सकते। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं हो सकते, ठीक है ना। किसी भी केस में नहीं हो सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा? हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को समझ रहे हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा कि या तो ये सबसे आउटर लेयर वाला कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये दूसरे किसी एटम से ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, उधार ले ले, तो ये 8 हो जाएगा, तो इसका कक्षा पूर्ण हो जाएगा। या फिर ये तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दे। क्या कर दे? बाहर फेंक दे। अगर बाहर फेंक देगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मूवमेंट होने लगेंगे, गति करने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉनों का गति ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का गति होना। समझ रहे हैं ना। विद्युत धारा को बहुत ही डीप से समझने वाले हैं, ठीक है। या तो ये प्लस
5 कर ले तो ये कितना हो जाएगा 8, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, एग्जिट कर दे, एग्जिट कर दे यानी कि बाहर निकाल दे, तो धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो क्या आसान है यहाँ पर, बाहर निकालना आसान है या फिर किसी से उधार साठ लेकर के अपना कक्षा पूरा करना है। भाई उधार लेने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बाहर तो 3 ही इलेक्ट्रॉन फेंकना है, तो ये क्या करेगा, धक से बाहर फेंक देगा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहर फेंक देगा। इसीलिए जो एल्यूमिनियम है इसमें धारा का प्रवाह होता है ना, इसमें क्या होता है बताइए, धारा का प्रवाह होता है कि नहीं? अरे सर होता है यार, कैसी बात कर रहे हैं, होता है। धारा का प्रवाह क्या होता है, एल्यूमिनियम के अंदर बिंदास होता है। चलिए इसके बाद मैं ले लेता हूं कॉपर का, है ना, कॉपर में कितना होता है, कॉपर में होता है आपका 29, कितना होता है 29 एटॉमिक नंबर। तो इस एटॉमिक नंबर का हम समझ लेते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के अंदर 29 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, K सेल है, KLMNO सेल हमने बना लिया। पहले में हम भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8, तीसरे में 18। तो 18 तो भर नहीं सकते, 18 तो भर नहीं सकते, 8 से ज़्यादा तो भर नहीं सकते, तो हम इसमें भी 8 ही भरेंगे। कितना होगा, 8 दूना 16, 17 18 19 20, सॉरी 2 8 18 है ना, 2 8 18 ऐसे में भरा जाएगा। ये 8, यहां पर भी 8 होगा क्योंकि 8 से ज्यादा तो अपन भर नहीं सकते। एक और 8 भर दीजिए, 8 को 8, 8 2 16, 8 3 24, 25 26, कितना बचा 27 28 29, 3। यानी कि जो सबसे अंतिम वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कितना होगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। या तो वो +5 करके वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, या फिर ये तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन ये बाहर फेंक दे, जिससे धारा का प्रवाह होने लगे। तो आसान क्या है, आसान तीनों इलेक्ट्रॉन के उठा के बाहर फेंक दे, है ना, ये आसान है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का लेना या इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देना, इलेक्ट्रॉन का लेना या इलेक्ट्रॉन का देना, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और अंतिम कक्षा में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अब भूलेंगे तो नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजक इलेक्ट्रॉन दोनों में फर्क है। संयोजी का मतलब कि किसी भी धातु के अगर कोई सा भी, मान लीजिए धातु है, उसका इतना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और अब ये समझिए कि अंतिम कक्षा में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उस इलेक्ट्रॉन को या तो अपनी संख्या, अपनी कैपेसिटी को पूरा करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, या फिर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको किसी को देने की जरूरत हो या लेने की जरूरत हो, लेन देन करने वाला वैलेंसी, और बचा हुआ शेष जो है वो बैलेंस, है ना। अकाउंट में जो अमाउंट होता है, जो बचा होता है, वो क्या होता है, बैलेंस होता है। और बैलेंसी या तो किसी से कर्जा ले रहे हैं या किसी को कर्जा दे रहे हैं, ये होता है वैलेंस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। चलिए पढ़ते हैं थ्योरी थोड़ा सा। किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वे संयोजी इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया कि कॉपर के सबसे अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के भी 3 होते हैं, तो ये क्या हो गए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मींस संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के साथ संयोजी बंध स्थापित करते हैं। यानी कि संयोजी बंध स्थापित कब होता है, जब इसका कैपेसिटी, है ना, जब इसका कैपेसिटी यानी कि एक परमाणु की कैपेसिटी, एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी किसी कक्षा के लिए कितना होता है, 8 होता है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते किसी भी कक्षा में। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरा हो गए तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी बैंड, संयोजी बंध। और वो ना इस तरह से आपस में जकड़ लेते हैं, और अगर ये आपस में इस प्रकार से बंध गए तो वो धारा का प्रवाह नहीं करा सकते, वो धारा का प्रवाह नहीं करा सकते। धारा का प्रवाह कराने के लिए क्या होना चाहिए, धारा का प्रवाह होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम संयोजी यानी कि बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के साथ संयोजी बंध स्थापित करते हैं, और इन्हीं के कारण तत्वों की
आपसी रासायनिक क्रिया से यौगिक बनते हैं। बताइए समझ में आया ना? अरे यार हाँ यार, ऑब्वियसली समझ में आएगा आपको। मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अगला है कि प्रत्येक परमाणु का यह स्वाभाविक प्रयास रहता है, हर परमाणु का अपना स्वाभाविक प्रयास रहता है कि अपने ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है उतना इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उतना इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना। देखिए जैसा कि के सेल का कितना है कैपेसिटी, के सेल का कैपेसिटी है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो, है ना। एल का कितना कैपेसिटी हो, कितना कैपेसिटी है 8, एम का है 18 इलेक्ट्रॉन, एन का है 32 इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसका कितना शायद तक 64 होगा ना, 64 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने अपने कक्षाओं का अपना कैपेसिटी है, अपना क्षमता है। के कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, से हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो उसका आप क्या करेंगे आप, है ना, उसका तो एक ही है। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए ये बात लागू होता है कि के सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी, ये इसकी कैपेसिटी है ना। जैसे अमाउंट, अगर अकाउंट में आप आज के टाइम पे नया बजट में क्या है 10 या 12 लाख है ना, कि 10 लाख तक आप रखेंगे पैसा तो कोई जीएसटी नहीं कटेगी। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो कर है वो देना पड़ेगा, है ना। वैसे ही इनका अपना एक क्या है, अपना एक कैपेसिटी है ना, अपना एक कैपेसिटी है कि के सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकती, ये इनकी कैपेसिटी है। एल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं, कम हो सकते हैं, 8 से अधिक नहीं हो सकते। ये सारी चीजें हैं, ठीक ना, ये सारी चीजें हैं। एम का 18 से अधिक नहीं हो सकते, लेकिन अभी तो सर आपने बताया कि 8 से अधिक नहीं हो सकते। अरे मेरे भाई, ये एम सेल का टोटल कैपेसिटी है 18, लेकिन जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी कि इसका वितरण करेंगे इलेक्ट्रॉनों का, 18 इलेक्ट्रॉन का जब हम वितरण करेंगे तो हम 2, 8, 18, 2, 8 इस प्रकार से वितरण करेंगे 2n² के माध्यम से, है ना। तो 8 से अधिक नहीं रख सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, भूलना एक भी मेरा एक भी बात नहीं भूलना है आपको, ठीक है ना। इन्हीं कारण से तत्वों की आपसी रासायनिक क्रिया से यौगिक बनता है, ठीक है। प्रत्येक परमाणु की यह स्वाभाविक प्रयास रहता है कि वह अपनी अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्षा को पूर्ण अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन युक्त कर ले, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 होता है। तो हर किसी का, हर एटम का अपना यही प्रयास रहता है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लूँ, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 है तो 1 उधार लेके पूरा कर लूँ, 5 है तो 3 उधार लेकर के पूरा कर लूँ, है ना, उसका यही रहता है। लेकिन जो आसान रहता है, अगर आसान इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, फ्री करना है, तो वो फ्री करना आसान है तो वो फ्री कर देगा। अगर फ्री करना आसान नहीं है तो वो गेन कर लेगा। जैसे कि अगर अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो बताइए क्या सिचुएशन यहां पर लागू होता है। ये +1 करके अपना इस नियम को पूरा कर लेगा। हर एटम का स्वाभाविक प्रयास रहता है कि वह अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो ये +1 यानी किसी दूसरे एटम से 1 उधार मांग लेगा, या फिर ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन ये बाहर फेंक देगा, फ्री कर देगा। क्या आसान है? आसान तो है ना कि किसी से 1 रुपये उधार मांग लो तो 8 रुपये पूरा हो जाए। भाई छोड़ो, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकना मुश्किल होता है ना। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उनके जितने भी अर्धचालक एटम हैं, उनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 से ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते वो। समझ गए आप? ठीक है ना, ये बात है। लास्ट वाला है कि इसके लिए या तो वह अपनी अंतिम कक्षा में परिक्रमत केवल 1-2 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देकर अंतिम कक्षा में पहली पूर्ण कक्षा रखें, अथवा दूसरे परमाणु से 1-2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर ले। या तो 1-2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 1-2 इलेक्ट्रॉन ले ले, अपना ऑर्बिट की कैपेसिटी को पूरा कर ले। ये सारी कहानी है दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा कान भी खुजा रहा है ना, और समझ में आएगा क्यों नहीं, समझ में आएगा क्यों नहीं। आप इतने इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, इस चीज़ की खुशी है मुझे। अब चले आगे, चले थोड़ा सा।
गला भी सूख रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? ये देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर गति करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन गति करती है तो विद्युत धारा का गति होता है, करंट का गति होता है। जो हमें एक झटका लगता है करंट का ना, वो कब तक नहीं लग सकता? जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो करंट प्रवाह नहीं हो सकता, करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। सुनिएगा, करंट का फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। पहले बाप आता है या बेटा? हाँ, पहले बाप आता है या बेटा? तो पहले बाप आते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है बाप। इलेक्ट्रॉन क्या है? बाप है। और जो करंट है, अरे यार करंट क्या है? ये तो बेटा है ना। बाप बटा या बेटा, बाप बड़ा या बेटा, बाप बड़ा या बेटा, है ना। एक कहानी है ना, बाप न बेटा, अरे कैसे कैसे है सबसे बड़ा रुपया, है ना। कैसे कैसे कहते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना। भैया रुपया, ऐसे कोई कहानी है यार, बिल्कुल दिमाग में बाहर नहीं आ रहा है ना। तो बाप कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और बेटा कौन है? करंट। तो पहले बाप आया, पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसके बाद करंट आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या प्राप्त होता है? करंट प्राप्त होता है। पहली कॉन्सेप्ट क्लियर। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें दूसरे परमाणु द्वारा आरोपित थोड़े से आकर्षण बल द्वारा ही धातु के परमाणु से विस्थापित किया जा सकता है। मतलब कि यार एक बात बताओ मेरे को, 100 बात की एक बात बताओ। ये पूरा एटम है, ये पूरा एटम है। इस एटम के ना इस बीच में क्या है? इस बीच में एक नाभिक है छोटा सा, ठीक है ना। इस बीच में एक नाभिक है। नाभिक में मैंने क्या जमा दिया? ये लीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन है रेड कलर वाला और न्यूट्रॉन मैंने इस कलर का भर दिया, इस कलर का, इस कलर का भर दिया। ये नाभिक है। और इस नाभिक के ना, इस नाभिक के चारों तरफ क्या है? इस नाभिक के चारों तरफ जो है इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट, कक्षा। तो यहां पर क्या हो गया? प्लस चार्ज हो गया और 0 चार्ज वाला, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, हो गया ना। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर घूम रहा है। कहां पर घूम रहा है ना, व्हाइट कलर में कर दूं, ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट के अंदर घूमती है, जो क्या करती है? ऑर्बिट के अंदर घूमती है। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें एक दूसरे परमाणु द्वारा आरोपित थोड़े से आकर्षण द्वारा। देखिए अब क्या है ना, क्या है कि इस पूरे एटम के जो सबसे आउटर लेयर है, सबसे बाहरी वाली लेयर है, किसके बाहर? नाभिक से जो सबसे दूर वाली लेयर है, उस दूर वाली लेयर में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है, 2 है या 3 है, सिर्फ 1, 2, 3 है। अगर 1, 2, 3 है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पास में बैठा दूसरा परमाणु, पास में बैठा दूसरा परमाणु क्या है? इस परमाणु के अंदर भी क्या है? माइनस चार्ज है ना। इसके अंदर भी प्लस चार्ज है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के अंदर माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और जो पास में दूसरा परमाणु है इसके अंदर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन होते हैं कि नहीं होते? हो जाते हैं। तो सर ये जो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? पास में रखे दूसरे परमाणु के अंदर जो चार्ज है, अपोजिट चार्ज, उसके साथ ये क्या करेगा? खिंचाव कर लेगा और खिंचाव करके बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और करंट का प्रवाह होगा। यही बात यहां पर कही जा रही है। अगर 2 है तो भी बाहर जा सकता है अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन में ताकत होती है यार, चुंबक में ताकत होती है। और 3 इलेक्ट्रॉन है तो भी बाहर, है ना, 3 है तो भी बाहर चली जाएगी, आराम से बाहर चली जाएगी। और ये 1, 2, 3 ये क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और करंट का प्रवाह कौन सा इलेक्ट्रॉन कराता है? करंट का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही कराता है। कौन सा? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही करंट का प्रवाह कराता है।
इसका यह कारण है कि अपनी नाभिक से दूर होने के कारण इनमें नाभिक के प्रति आकर्षण का मान बहुत कम हो जाता है ना। यानी कि यार कहते हैं ना, माँ बाप से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, रिश्तेदारों से भी ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, है ना। माँ बाप से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उनके प्रति हमारा प्रेम थोड़ा कम हो जाता है। प्रेम कहने का मतलब लगाव थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। अपने बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए, है ना, कि आप यहाँ पर हो, किसानी कर रहे हो, बच्चों को भेज दिए अमेरिका पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब बच्चे तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ के मॉडल तरीके से अपना जीवन यापन करने लगे, उनकी मेंटलिटी चेंज हो गई। अब वही बच्चे जब आएंगे गांव देहात में ना, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा यहाँ का माहौल, और माँ बाप जब वही गंदे फटे कपड़े, पुराने कपड़े पहनेंगे तो उनको लगेगा यार क्या ये मेरा बाप है यार, है ना। मतलब उनसे लगाव, प्रेम, व्यवहार कम हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से सबसे ज्यादा दूर में बैठा हुआ है ना, उसको ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के अंदर जो चार्ज है इसके अपोजिट वाला, मतलब कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, और दूसरे केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और निगेटिव चार्ज यहाँ पर है ना। ये केस नंबर फर्स्ट है और ये केस नंबर सेकंड है। बताइए अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा? अट्रैक्शन यानी कि खिंचाव किसके पास ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली यार इसके पास ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज जो है ना वो आपस में कम दूरी पर है। क्या है? कम दूरी पर है इसलिए। और इसमें बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा दूरी पर है। एक चीज़ 1 सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। ये देखिए, ये देखिएगा, आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये दो चुंबक है। चुंबक में N पोल और S पोल होता है ना। आप यूँ समझिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। अभी देखिए, ये देखिए, अरे हाँ, ये देखिए, ये चिपक जा रहा है, ये चिपक जा रहा है। तो ये कहाँ से चिपक रहा है? देखिए, हाँ, इतना पास में ला रहा हूँ तब ये खींच पा रहा है। देखिए, ये खींच लिया है ना, ये देखिए आप, ये खींच लिया। अगर इसी को मैं इतना दूर रखूँ तो क्या खींच पा रहा है? नहीं खींच पा रहा है। गिरा दूँ तो नीचे गिर जाएगी, है ना। रिमोट रखी हुई वो भी टूट जाएगी, ठीक है ना। इतना पास ला रहा हूँ तो ये अपने आप खींच ले रही है, अपने आप खींच ले रही है, अपने आप खींच ले रही है ना, खींच ले रही ना। तो इसी प्रकार से ये चार्ज भी होता है कि अगर दो अपोजिट आवेश वाले चार्ज हैं और इनको पास पास रखेंगे तो इनके अंदर आकर्षण का बल ज़्यादा होगा, तो ये खिंचाव में रहेंगे। लेकिन अगर इनके बीच में ज़्यादा दूरी है तो खिंचाव क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यही बोल रहा है कि यही कारण है कि अपनी नाभिक से दूर होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे ज़्यादा अगर दूर हो जाएगा तो इस स्थिति में नाभिक के प्रति आकर्षण का मान बहुत कम रह जाता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त अवस्था में रहते हैं, है ना, और इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और मुक्त अवस्था में आ गए तो पास में रखा दूसरा परमाणु इसको खींच लेगा, और खींच लिया तो फिर ये धारा का प्रवाह कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है मेरे भाई, ये क्या है? ये सारी कहानी है, आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। ये क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये रहा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? दोबारा पढ़ सुनिएगा कि एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर है 13 है ना। के सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, एल में 8 भर दिया, 8 2 10। एम के लिए क्या बचा? एम के लिए 3 बचा। ये 3 ही क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 3 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है? +5 कर दो तो पूरा क्या हो जाएगा? इसकी जो एक कक्षा की कैपेसिटी है अधिकतम वो है 8, तो इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन उधार ले रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन उधार ले रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो उधार ले रहा है यानी कि लेन देन का काम जो होता है वो कहलाता है वैलेंसी, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार तत्वों की परमाणु की संयोजकता क्षमता को पूर्ण रूप से भरे हुए सबसे बाहरी सेल को प्राप्त करने के प्रयास के रूप में समझाया गया। सबसे बाहरी सेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते थे को एक अष्टक कहा जाता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरा हो गया तो उसको एक अष्टक कहेंगे। वो एक कॉम्बिनेशन बना लेगा। वो क्या बना लेगा? कॉम्बिनेशन बना लेगा, इस तरह से मुट्ठी बना लेगा, ठीक है ना। और अगर मुट्ठी बना लिया तो फिर कहीं जाएगा नहीं है। अगर सिंगल है तो फिर मन मर्जी फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार परमाणु प्रतिक्रिया करेंगे ताकि सबसे बाहरी सेल डुप्लेक्स के मामले में
ठीक है ना। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। में एक अष्टक प्राप्त हो सके, यह इलेक्ट्रॉन को साझा करने या प्राप्त करने या खोने द्वारा किया गया था। यानी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन 3 है, तीनों दे दे और 0 हो जाए, या फिर ये 5 ले ले तो 8 हो जाए, या तो दे दे या तो ले ले। ये काम किसका है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है ना। और जो है वही सब कुछ है, जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है। वो क्या है? वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आज का लास्ट टॉपिक है सर, लास्ट टॉपिक देखिए, मास नंबर। हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब मास नंबर की बारी है ना। क्या होता है मास नंबर? समझिए, मास नंबर किसको कहते हैं? यह एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। यानी कि एक नाभिक है, ये एक परमाणु है, इस परमाणु के बीच में क्या है? सेंटर में नाभिक है ना। जैसे हमारा भी नाभिक सेंटर में ही होता है, तो ये यहाँ पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ना। प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए। ये क्या है? प्रोटॉन P+, ये क्या है? न्यूट्रॉन, इसके अंदर 0 चार्ज होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। इनकी जितनी संख्या है, अगर मान लीजिए कि प्रोटॉन की संख्या कितना है? 20 है और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, कितना हो गया? 30 हो गया। तो 30 क्या हो गया? नंबर ऑफ मास, है ना, मास का नंबर हो गया। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या एग्जाम में पूछा जाता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब कुछ और होता है। एग्जाम में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो यही पर होता है कि भाई द्रव्यमान की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक नाभिक के अंदर कितना न्यूट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन तो करंट फ्लो कराता है, करंट फ्लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं कराते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं कराते हैं, ठीक है ना। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उसको मिला करके जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन है वही कहलाता है द्रव्यमान संख्या, यानी कि मास नंबर। तो मास नंबर आपको पता चल गया। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे ए से। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, मैंने बता दिया आपको। और एक बात और समझिएगा कि द्रव्यमान की संख्या को ना कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बना देता है, क्वेश्चन को टफ बना देता है। धारा को क्या लिख देगा? धारा को लिख देगा वर्तमान, है ना, चंचल, वर्तमान, चंचल, और एक और 5-6 नाम है, इसके अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो अगर धारा को वर्तमान लिख देगा ना तो फिर हो गया। बहुत से छात्रों का तो गेम ओवर हो जाएगा, अरे यार वर्तमान क्या चीज़ है। अरे भाई हिंदी नहीं समझ में आ रही तो एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज का भी व्यवस्था होता है, इंग्लिश लैंग्वेज तरफ मूव कर लो, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या बोल रहा है, करंट बोल रहा है या फिर क्या बोल रहा है ना। तो धारा का वर्तमान, चंचल और पता नहीं क्या क्या नाम होता है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए धारा को छोड़ करके इसको छोड़ दे और ये नाम लिख दे चंचल, तो आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं? हो जाएंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो वैसे ही द्रव्यमान संख्या को कई बार एग्जामिनर न्यूक्लियॉन संख्या का नाम दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूक्लियॉन संख्या। क्या होता है? न्यूक्लियॉन संख्या। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करके बताता हूं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसका ले ले? कॉपर का ले लेते हैं। देखिए मैं हर बार कॉपर और एल्यूमिनियम ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यार ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसी में होता है, और ITI वाले एल्यूमिनियम, कॉपर यही सब तो पढ़ते हैं, इसीलिए आपको बार बार अगर ये एग्जांपल दूंगा ना तो याद हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक मास कितना होता है कॉपर का, है ना, कॉपर का होता है 29। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन वही 2n², वही 2 8 18 इस तरीके से कर देंगे, है ना। या फिर दोस्तों एक बात बताइए मेरे को आप,
ठीक है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर है। अगर मैं ये पूछ दूं कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, अगर मैं कॉपर में पूछ दूं न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिखते हैं कॉपर को, Cu 29 और 9 दूना 18, 56 हो जाएगा ना, 58 हो जाएगा। इस प्रकार से कॉपर को हम लिखेंगे। अब मैं अगर ये कह दूं कि इस कॉपर में आप मुझे ये बता दो जरा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, कॉपर में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर कैसे बता सकते हैं यार, लेकिन मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप बता सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आप कैसे बता सकते हैं। देखिए ये क्या होता है कि जो आपका, इसको हम एक्स से भी लिखते हैं ना, एटॉमिक नंबर को हम एक्स से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर को हम एक्स से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एक्स से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक्स क्या होता है, एक्स कोई भी वो हो सकता है ना, एटम हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है। तो एक्स की जगह पे मैंने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता है जेड और यहाँ पर होता है ए। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया एटम, यानी कि कोई परमाणु। और ये जेड क्या है, एटॉमिक, ये क्या है आपका परमाणु भार, ये क्या है परमाणु भार। और ए जो है ये है आपका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्य, नंबर ऑफ मास है ना। नंबर ऑफ मास, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या, आप यूँ लिखिए प्रोटॉन की संख्या। अब देखिए जो परमाणु का द्रव्यमान है ना, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, जो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या वही तो है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जिससे क्या बनता है, परमाणु द्रव्यमान बनता है। और जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या। अब मैं पूछ दूं आपसे कि जो कॉपर है, कॉपर में कितने न्यूट्रॉन की संख्या है, तो आप कैसे जवाब देंगे, आप जवाब दे सकते हैं। कैसे जवाब देंगे कि आपको क्या करना है, इस 58 में 29 माइनस करना है, 58 में 29 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या बचेगा, 29 ही बचेगा। तो आपका 29 ही हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। कैसे किया सर आपने, ऐसे किया कि देखिए परमाणु द्रव्यमान टोटल कितना है, 58 है, और इस 58 में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और इन दोनों को क्या करना है आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ये आपस में प्लस है, ये आपस में क्या है, प्लस है ना, ये आपस में क्या है, प्लस। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान। और हमारे पास परमाणु द्रव्यमान कितना है, 58 है। और ये जो आपके पास जेड है ना, इसको आपको माइनस कर देना है, यानी कि जब आप 58 माइनस 29 करेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर आप कहेंगे सर प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो उतना ही होगा यार, प्रोटॉन की संख्या भी उतना ही होगा जितना न्यूट्रॉन की संख्या आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या पता कर सकते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सारी कहानी खत्म हो चुकी है ना, सारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब मैं पूछता हूं आपसे कि सीता किसकी बेटी है, सीता किसकी बेटी है, आपसे पूछूं, है ना। पूरा रामायण खत्म हो गया। अगर आपसे मैं पूछूं कि सीता किसकी बेटी है, तो क्या आप बता पाएंगे बता पाएंगे? अब बता पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार का इंटरेस्टिंग क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।